नाज़रीन आदाब, खास बात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मालेगांव धमाका मामले में सरकारी वकील ने कहा एनआईए के पास नहीं है मुस्लिम मुल्ज़मीन के खिलाफ कोई सबूत। 2006 में हुआ था धमाका। डेविड हेडली से जिरह का तीसरा दिन। हेडली ने कहा एनआईए के कहने पर लिया था इशरत जहां का नाम। लश्कर के खातून सेल की जानकारी से भी किया इनकार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारतों को मिलेगी नई पहचान। बोसीदा हो चुकी तारीखी इमारत को नई जिंदगी देने का काम शुरू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाक़ सहूर के स्कूल से खत्म कर दी गई उर्दू की तालीम। अंजुमन इस्लामिया की कारकर्दगी से लोग नाराज। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुलबर्गा के इंतखाबात। एक भी अक़लियती उम्मीदवार के कामयाब न होने पर अक़लियती बरादरी में तशवीश। अहमदाबाद में हैंडीक्राफ्ट्स मेले में अक़लियती तबके के ताजिर ले रहे हैं हिस्सा। अपने हुनर और फन का भी कर रहे हैं मुजाहरा। और अब खास बात तफसील से। साल 2006 में मालेगांव में हुए धमाका मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट में एतराफ किया है कि इस मामले में जितने भी मुस्लिम मुल्ज़मीन गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए फैसला महफूज रख लिया है। वाज़ेह है कि 8 सितंबर 2006 शब बारात के मौके पर मालेगांव के कब्रिस्तान मस्जिद में बम धमाका हुआ था, जिसमें 34 अफराद हलाक हो गए थे। पहले 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने जो पहले चार्जशीट फाइल किया था मुस्लिम 9 एक्यूज के अगेंस्ट में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक्यूज इसके इन्वॉल्व है, इन्होंने यहाँ बम बनाया है। और इन्होंने उसके बाद सीबीआई ने हैंडओवर किया मैटर। सीबीआई ने जब मैटर हैंडओवर किया तो उसने भी यही बताया, कुछ उसने नया कुछ नहीं किया। उसके बाद ये मैटर एनआईए के हैंडओवर किया गया। एनआईए ने प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बताया है कि इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा इनको कोई सबूत नहीं मिला है, जिसकी बिना पर बेल एप्लीकेशन हमने फाइल किया था, तो एनआईए ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया उस पर। मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 के होने के बाद 9 मुसलमान मुलजिमों को गिरफ्तार किया था और हम रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये बेगुनाह है। मुसलमान अपनी मस्जिद और अपने कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट नहीं करेगा। मालेगांव बम धमाका मामले में गिरफ्तार कई नौजवानों के सिलसिले में सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िमीन के खिलाफ पूरे सबूत नहीं हैं। तहम सियासी व समाजी दानिशवरान का मानना है कि 99% गिरफ्तारी फर्जी होती है ताकि मुसलमान तरक्की के बजाय इसी में उलझे रहें। एटीवी नुमाइंदा एहतशामुल हसन ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब से खास बातचीत की। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और एक लंबे अरसे के बाद वो नौजवान बरी हो जाते हैं। 2006 मालेगांव बम धमाके के मामले में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सरकारी वकील के बयानात के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि सबूत वाफर मकदार में नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। जिस तरह से मालेगांव बम धमाका हुआ 2006 में, उसमें जो मुलजिम थे सरकारी वकील कह रहे हैं कि उनके खिलाफ वाफर मकदार में सबूत नहीं है, तो इस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, बरसों तक नौजवान जेल में रहते हैं, सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। क्या कहेंगे सरकार के पूरे इस सिस्टम को? ये पहला वाक़या नहीं है। मैं तो पिछले 10 साल से ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में 99% ये झूठे मुकदमे, 18 मुकदमे सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहे हैं कि ये फर्जी हैं। दिल्ली की पुलिस ने फर्जी मुकदमे किए थे। बम्बई के केसेस में घाटकोपर में 18 लोगों को छोड़ा गया, 99%। लेकिन अफसोस ये है कि ये बच्चे 10 साल 12 साल के बाद जब वापस आते हैं, अदालत कहती है कि नॉट फाउंड गिल्टी, इनकी ज़िंदगियां छीन लेती है ये मुल्क, ये ज़मीन। पूछना चाहिए लोगों से कि किस तरह की, जिस मुल्क की पुलिस मुतासिब हो और बेईमान हो, वहाँ समाज नहीं बनता, वहाँ वैशी पैदा होते हैं, और ये मुल्क करने जा रहा है। लेकिन सर
सरकार इस तरह से क्यों करती है कि नौजवान बेकसूर गिरफ्तार किए जाते हैं? कहाँ कमी है, क्यों ऐसा होता है? इस पर कभी आप दानिशवर ने गौर किया? ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि मुसलमान को हमेशा डिफेंसिव रखो। पहले 25 साल तक तो ये कहते रहे पाकिस्तान बन गया, तुम यहाँ क्यों रहते हो। फिर बाबरी मस्जिद के बाद ये कहा कि दंगे करा करा के डिफेंसिव किया। अब 2002 के बाद जब ये पता लग गया दंगे कौन करता है, तो मुसलमान नौजवानों को पकड़ना शुरू किया कि ये कौम हमेशा डरी और खौफ में रहे। जो डेविड कोलमैन हेडली से आज तीसरे दिन भी जिरा हुई, जिसमें उसने कई बड़े इंकशाफात किए। हेडली ने कहा कि तहव्वुर राना के केस में उसने इशरत का नाम नहीं लिया था। हेडली ने बताया कि एनआईए के पूछने पर उसने इशरत के बारे में बताया था। हेडली ने मजीद कहा कि उसके वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गिलानी उसके घर आए थे। साथ ही हेडली ने कहा कि मुंबई हमले के बाद भी यूसुफ रजा गिलानी उसके घर आए थे। झारखंड के लातेहार जिले में वाक़ बालूमाथ नामी इलाके में 2 मुस्लिम ताजिरों के कत्ल मामले की जांच सीबीआई से कराने के मुतालबे को लेकर रांची में दस्तखती मुहिम चलाई गई। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के जरिए कड्रू नामी इलाके में चलाई गई मुहिम में कसीर तादाद में लोगों ने दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आला रघुवर दास से मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने का मुतालबा भी किया गया। बहुत दुखदायी घटना है और झारखंड के लिए शर्म की बात है। पूरे देश में झारखंड को जो है बदनाम हुआ है इस घटना से। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि खाना पूर्ति ना करे, फॉर्मेलिटी ना करे और इस पूरे मामले की जो है सीबीआई से जांच करवाएं। और जो भी अतिवादी संगठन है जो पशु सुरक्षा और पशु रक्षा के नाम पर लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, उन पर लगाम लगे, उन पर रोक लगे। यही हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मांगे और हम लोग इसको महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को सौंपे। जमीयत उलमा ने कहा है कि फ़िरका परस्त ताकतें और मुतासब ज़हनियतें हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहती हैं, इसलिए ऐसी ताकतों को मिटाने और मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मानते हैं कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक करने वाले लोग ही मुल्क के गद्दार हैं। मुस्लिम तबका हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर में मुकम्मल यकीन रखता है और वतन से मोहब्बत ईमान का एक अहम जुज़ तस्वुर करता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो मजहबी बुनियादों पर गलत नारे लगाने और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लखनऊ में कई तंजीमों के सरबराहों ने भी जमीयत उलमा के साथ हिंदुस्तान की सालमियत और कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज़ बुलंद की है। से कोई नेशनलिस्ट नहीं होता है सिर्फ स्लोगन पास कर देने से। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये वो लोग डिक्टेट पास करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कहीं कोई योगदान नहीं था। जितनी भी हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री को दे कैन नॉट ब्रश अंडर द कारपेट। अगर कोई भारत माता की जय अपनी खुशी से कहना चाहता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं, खुशी से कहे, और कोई नहीं कहना चाहता है तो इस मुल्क में मजहबी आज़ादी है और पूरी दुनिया में यही एक जमहूरी मुल्क है जहाँ तमाम मजहब व मिल्लत के लोग एक साथ एक माहौल में रहते हैं, खुश खुर्रम रहते हैं। उसमें किसी पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना बिल्कुल गैर मुनासिब है। और मैं तमाम अपने नौजवान लड़कों से कहूँगा कि वो किसी भी जज्बात में भड़कावे में न पड़ें और ये जो नारे हैं तमाम तरह के, भारत माता की जय, मैं क्यों माता बोलूँ भाई, हिंदुस्तान की जय ना बोलूँ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अहमदाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से उस्ताद शिल्प उत्सव का एहतमाम किया गया। अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में मौजूद अहमदाबाद हाट में दस्तकारी व शिल्पकारी और हैंडीक्राफ्ट्स का मेला लगाया गया। 28 मार्च तक ये नुमाइश जारी रहेगी। गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरी रियासतों से भी ताजर अपने फन की नुमाइश और बिजनेस करने अहमदाबाद आए हैं। कपड़ों के अलावा तलवारें भी यहाँ फरोख्त की जा रही हैं। दिन का एग्जीबिशन है जिसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध धर्म के आते हैं कम्युनिटी के लोग, उनको स्टॉल गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है जिसमें उनको
एक दिन का 1000 रुपया मिलने वाला है और आने जाने का किराया भी गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाला है। हमारा 200 साल पुराना ये हस्तकला का उद्योग है। जब राजाशाही का ज़माना था कच्छ के अंदर, तब हमारे पास वो राजा महाराजा तलवारें बरछी बहुत अच्छी बनाते थे। तो हम लोग वीवर्स हैं, हम लोग बनाते हैं साड़ी खुद बनारस में, और यहाँ आए हम लोग सेल करने के लिए। और ऐसा पहली बार जो है इस तरह का प्रदर्शनी लगा हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कस्टमर बहुत पसंद कर रहा है यहाँ। मैं कच्छ भुज से आया हूँ और हमारा बंदेज का और नेचुरल डाई का काम है, और बंदेज की साड़ियाँ हैं, ड्रेस मटेरियल है, ये सब लगाया है हमने। बहुत अच्छा है हाट का, बहुत नाम सुना था, सभी बातें करते थे, तो अच्छा लगा आज आकर यहाँ पर। अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मुजाहिद आज़ादी गणेश शंकर विद्यार्थी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 25 मार्च को उनकी शहादत के मौके पर कानपुर में समाजी तंजीमों की जानिब से उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। जी का आज 86वां बलिदान दिवस है। आज ही के दिन वो कानपुर में जो दंगा हुआ था सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था, उसी में उनका बलिदान हुआ। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में रियासत की सबसे बड़ी अंजुमन इस्लामिया है। मुस्लिम तबके में तालीम के लिए काम करने वाली ये अंजुमन MP वक्फ बोर्ड के तहत काम करती है। करोड़ों की आमदनी वाले इस अंजुमन के तहत चलने वाले जबलपुर में वाक़ सहूर के स्कूल से उर्दू की तालीम को ही ख़त्म कर दिया गया। इस पर समाजी कारकुन और माहिरीन ने अफसोस का इजहार किया। साथ ही इलाके के लोग इस बात से बेहद नाराज भी हैं। अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के नाम पे, एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे पूरे शहर को आप देख लो चेक करके, सबसे बड़ा ट्रस्ट है अंजुमन इस्लामिया, जिसके पास संपत्ति भी है, धन भी है, लेकिन उसका फ़ायदा जबलपुर के मुस्लिमों को नहीं मिला। पूरा शहर आप घूमे होंगे, एक भी मुस्लिमों द्वारा संचालित स्कूल नहीं है यहाँ। वो स्कूल इन लोगों ने बंद किया, चलता हुआ स्कूल 10वीं तक था, मान्यता उन्होंने निरस्त करवाई, और उसके बाद KG बोले इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। हमने कहा जहाँ हिंदी नहीं पढ़ पा रहे लोग, तुम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं यार। पेड़ लगे हुए को काट के कह रहे हैं हम नया पौधा। गुड फ्राइडे के मौके पर लोग चर्च में इबादत कर रहे हैं। दिल्ली के गिरजाघरों में भी मसीही बरादरी के अफराद दुआ करने पहुंच रहे हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया है और दूर दूर से लोग आकर दुआओं में शिरकत कर रहे हैं। चर्च के पादरी का कहना है कि गुड फ्राइडे से लेकर इतवार तक यूं ही दुआओं का दौर चलेगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत अक़लियतों को तरक्की में 20% हिस्सेदारी देने के मामले में जाग गई है। सरकार ने 29 महकमों की 66 स्कीमों में हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी है। पेश लखनऊ से इरफान अली की रिपोर्ट। जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, उनमें कम से कम हम लोगों ने 20% आपके बीच में उन कार्यक्रमों को लागू करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हज कुरा अंदाजी के मौके पर तरक्याती स्कीमों में अक़लियतों को 20% हिस्सेदारी का जिक्र किया था। दरअसल समाजवादी हुकूमत ने साल 2013 में रियासत की तरक्याती स्कीमों में अक़लियतों को 20% हिस्सेदारी देने का फैसला काबीना से मंजूर कराया था। इसे मिक़दार कारी का नाम दिया गया। इसके तहत 30 महकमों की तकरीबन 85 स्कीमों में मिक़दार कारी के निफाज का ऐलान किया गया, लेकिन आम इंतखाबात में नाकामी के बाद इस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ETV उर्दू ने कई मौकों पर इस तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत ने साल 2016 में इसे नाफिज करने के लिए असर नौ हिदायत जारी की हैं। नए हुक्मनामे में महकमों की तादाद 29 और स्कीमों की तादाद 66 बताई गई है। 29 विभागों में योजनाएं संचालित हैं, उनके कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं। कार्यक्रमों में ये है कि उनका जहां पे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं उनमें 20% आपको मातृकरण करना है। मसलन कि अगर आपको जैसे सूडा का डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक बाहुल बस्ती कहीं पे है, तो जो आपकी अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों के लिए योजना है या गरीबों के लिए आवास की जो भी कोई योजनाएं हैं, आपको 20% उन क्षेत्रों में देना पड़ेगा जहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल। सियासी तज्ज़ियानिगारों का मानना है कि हुकूमत ने इंतखाबी साल में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के मकसद से कदम उठाया है। सियासी हालात रहे 2014 के बाद, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम, इस इनिशिएटिव के लिए अभी वक्त नहीं है, तो उन्होंने
एक कदम पीछे गए और इसको उस किस्म से लागू नहीं किया गया जैसे और सरकारी स्कीमें लागू की जाती हैं। समाजवादी सरकार ने इस स्कीम का हुक्मनामा जारी करते हुए इस बात का एतराफ किया था कि अक़लियती समाज के अफराद तरक्की की दौड़ में काफी पिछड़ चुके हैं। इन्हें बराबरी पर लाने के लिए तरक्याती स्कीमों में 20% मिक़दारकारी बेहद जरूरी है। स्कीम पर निफाज की निगरानी और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को माह में 2 बार और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को हर हफ्ते जायजा लेने की हिदायत दी गई है। लखनऊ से ईटीवी के लिए इरफान अली की रिपोर्ट। खास बात का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के अहमदाबाद में एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मीडिया की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस वर्कशॉप में मीडिया के जरिए से मुसलमानों को बदनाम किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। मुल्क भर में 17 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, लेकिन इन स्कूलों में मुस्लिम तलबा की तादाद ना के बराबर है। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल से फारिग होने वाली एडवोकेट ज़ारा कैसर ने यह बात कही। ज़ारा कैसर ने कहा कि मुल्क में IIT, IIM के तर्ज पर मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में नेशनल लॉ स्कूल कायम किए हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक लॉ स्कूल में मुस्लिम तलबा की तादाद ना के बराबर है। इन दिनों नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एंट्रेंस इम्तहानात हो रहे हैं। ज़ारा कैसर ने ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रहनुमाई फराहम करने का फैसला किया है। कंपटीशन बहुत कम है। शायद आप कोई भी लॉ स्कूल ले लें, एक बैच में अगर आपको 1 या 2 मुस्लिम बच्चे से ज़्यादा मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत कम मुस्लिम बच्चे मिल रहे हैं फ़िलहाल। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय सेंटर ऑन सोशल एक्सक्लूजन बाय NLSIU, दे हैव सेड दैट एसेंशियली 3 या 4 मुस्लिम बच्चे हैं 400-500 नेशनल लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर, इन अ टोटल ऑफ 4। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत को नई जिंदगी देने का काम शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह की क़यादत में माहिरीन की निगरानी में शिकस्त हो गई यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारतों को नई जिंदगी दी जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान की कदीम यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है। यूनिवर्सिटी की तहवील में जो तारीखी इमारत हैं उनमें यूनिवर्सिटी किला, स्ट्रेची हॉल, लिटिल लाइब्रेरी, विक्टोरिया गेट, यूनिवर्सिटी की जामे मस्जिद, सरशाह सुलेमान हॉल समेत 130 इमारतें शामिल हैं। साबिक वाइस चांसलर PK अब्दुल अजीज ने अपने अहद में इसके लिए कोशिशें जरूर की, लेकिन उनकी कोशिश कारामद नहीं हो सकी। यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुद्दीन शाह ने भी इस सिमत कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत को शिकस्त हाली से बचाने के लिए हुकूमत हिंद को 100 करोड़ के बजट की तजवीज़ भेजने के साथ साथ आगा खान फाउंडेशन से मदद के लिए प्रपोजल भेजा। लेकिन जब यहाँ से उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई तो उन्होंने अलाना ग्रुप से मदद मांगी और फिर अलाना ग्रुप के जरिए मदद मिलने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत स्ट्रेची हॉल से अपने काम का आगाज कर दिया। सैयद जो है बहुत फख्र करते थे कि स्ट्रेची हॉल, क्योंकि वो इंजीनियरिंग मावल है और अगर हम तवज्जो नहीं देते तो खुदा न खास्ता उसकी रूफ ढह जाती, उसकी छत ढह जाती। तो हमने बिल्कुल उसको रिस्टोर किया है जो जैसा था सर सैयद के टाइम में। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सर सैयद ने हिंदुस्तानियों में जदीद तालीम को आम करने के लिए अपने मिशन का आगाज यहीं से किया था।
सर सैयद ने 1873 में मदरसा उलूम कायम किया और 1878 में ये मदरसा कॉलेज बना। 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। सर सैयद ने उस अहद में जब साइंटिफिक तरीके से यूनिवर्सिटी की इमारत को बनाना शुरू किया तो 1873 में उन्होंने लॉर्ड लिटन के हाथों स्ट्रेची हॉल की बुनियाद रखी थी। स्ट्रेची हॉल को कदीम नक्शे के मुताबिक दोबारा तामीर करने का काम आसान हरगिज नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स की मदद से इसे बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया गया। वाइस चांसलर ने स्ट्रेची हॉल के साथ इसकी तामीर का काम भी शुरू कर दिया है। शुरू में ये तय किया गया था कि इसकी छत को, चूंकि अंदाज़ा तो नहीं था कि किस नौइयत की उसमें ख़राबी आ चुकी है, कि तकरीबन 25% छत को रिपेयर करना होगा। मगर जैसे जैसे छत वो खुली तो अंदाज़ा हुआ कि 25 नहीं 100% छत की मरम्मत की ज़रूरत है। तकरीबन 556 स्क्वायर मीटर छत को पूरा खोल के दोबारा से मरम्मत किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हुकूमत हिंद को 100 करोड़ के बजट की तजवीज़ तो भेजी थी, लेकिन हुकूमत हिंद की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ETV न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से डॉक्टर मेहताब आलम की खास रिपोर्ट।